नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्रदेश का प्रश्न। आज प्रदेश के प्रश्न में बात मध्य प्रदेश की सड़कों पर दौड़ती मौत की होगी। मध्य प्रदेश में हर रोज 30 लोगों की जिंदगी तेज रफ्तार की भेंट चढ़ रही है। हर 10 किलोमीटर में एक हादसा हो रहा है। मध्य प्रदेश की सड़कों पर 500 से ज्यादा ऐसे ब्लैक स्पॉट हैं जो मौत को बुलावा दे रहे हैं। इन तमाम खामियों के बीच फैक्ट यह भी है कि मध्य प्रदेश में सड़क हादसों के पीछे 40% वजह हेलमेट नहीं पहनना, सीट बेल्ट नहीं लगाना। 75% हादसों की वजह है ओवर स्पीडिंग यानी तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना। आज प्रदेश का प्रश्न यही है कि मध्य प्रदेश में सड़क हादसों के पीछे जिम्मेदार कौन है, सिस्टम या फिर हम दोनों? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का खास पैनल मौजूद रहेगा। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 15 सितंबर को इंदौर में एक ट्रक मौत बनकर शहर में दाखिल हुआ और दर्जन भर लोगों को रौंदते हुए निकल गया। 17 सितंबर को गोलू शुक्ला की बस ने इंदौर में सावेर रोड पर 4 लोगों को रौंद दिया। सड़कों पर बेकाबू गाड़ियों को लेकर डर और गुस्सा दोनों देखने को मिल रहा है। तस्वीरें इंदौर उज्जैन रोड की है। तेज रफ्तार में बस दौड़ा रहे ड्राइवर को यहाँ राहगीरों ने पीट दिया। बताया जा रहा है कि जिस तेज रफ्तार बस को रोककर उसके ड्राइवर को पीटा गया वो बस भी गोलू शुक्ला की ही है। मध्य प्रदेश में तेज रफ्तार के कहर की ऐसी तस्वीरें हर रोज आ रही है। अब कटनी में NS30 में तेज रफ्तार कंटेनर की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में तेज रफ्तार कैसे लोगों की जिंदगी निकल रहा है, इसे लेकर पुलिस ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक मध्य प्रदेश में 75% से ज्यादा सड़क हादसों की वजह तेज रफ्तार है। तेज रफ्तार की वजह से रोज मध्य प्रदेश में 30 लोगों की मौत हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में तेज रफ्तार से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हर साल सड़क हादसों में 8 से 9 हजार लोगों की मौत हो जाती है। सड़क हादसों के मामले में मध्य प्रदेश पिछले 5 सालों से लगातार दूसरे नंबर पर बना हुआ है। इन हादसों की वजह से होने वाली मौतों के मामले में भी MP देश में चौथे नंबर पर है। MP में कैसे सड़क पर मौत घूम रही है, इसे लेकर मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के जो आंकड़े हैं वो भी डराने वाले हैं। साल 2022 में मध्य प्रदेश में 54,832 सड़क हादसों में 55,168 लोग घायल हुए, जबकि 13,427 लोगों की मौत हो गई। इसी तरह साल 2023 में 55,327 सड़क हादसों में 55,759 लोग घायल हुए और 13,798 लोगों की मौत हो गई। इसी तरह साल 2024 में 55,669 सड़क हादसों में 58,202 लोग घायल हुए, जबकि 14,719 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में साल दर साल सड़क हादसों के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सड़क हादसों के मामले में अगर टॉप 5 शहरों की बात करें तो इनमें सबसे पहले इंदौर है, जहां 4,893 सड़क हादसों में 658 लोगों की मौत हो गई। इंदौर के बाद धार दूसरे नंबर पर है, जहां 2,074 हादसों में 641 लोगों की मौत हो गई। जबलपुर में 3,928 हादसों में 589 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसी तरह सागर में 1,826 हादसों में 536 लोगों की मौत हुई, जबकि छिंदवाड़ा में 1,166 सड़क हादसों के मामले में 447 लोगों को जान गंवानी पड़ी। मध्य प्रदेश में चाहे नेशनल हाईवे हो, PWD की सड़कें हो या फिर नगरीय निकायों की सड़कें, पूरे MP की सड़कों पर 500 से ज्यादा ब्लैक स्पॉट है। मतलब 500 ऐसे पॉइंट हैं जहां हादसों का खतरा सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में लगातार वाहनों की संख्या बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में आधिकारिक तौर पर 1.5 करोड़ से ज्यादा पंजीकृत वाहन है, लेकिन इसके मुकाबले ट्रैफिक अमला कितना है जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। MP में ट्रैफिक पुलिस का अमला करीब 3,500 है। कई जिलों में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की भारी कमी है। इंदौर में ट्रैफिक निरीक्षकों के 53 पद स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से अभी तक सिर्फ 7 की तैनाती हो पाई है। ट्रैफिक अमले में कमी के मामले में गुजरात के बाद मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। सड़कों पर ब्लैक स्पॉट संसाधनों की कमी है, लेकिन सड़क हादसों को रोकने के लिए लोगों को अपनी जिम्मेदारी भी समझनी होगी। ओवर स्पीडिंग नहीं करना, हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे सड़क हादसों पर कंट्रोल किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्य प्रदेश।
और लोगों की जिंदगी से जुड़े इस गंभीर मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेहमानों से परिचय आपका हम करा देते हैं। हमारे साथ ज्ञान प्रकाश जी मौजूद हैं, जो कि फाउंडर हैं फोरम फॉर ट्रैफिक सेफ्टी। संजय शर्मा, एआईजी ट्रैफिक छत्तीसगढ़। शैलेश सिन्हा, ट्रैफिक एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहीं डॉक्टर कमल सोई, मेंबर हैं नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल के। बहुत बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का। तो चर्चा की शुरुआत हम यहां पर संजय शर्मा जी से करना चाहेंगे, जो कि एआईजी ट्रैफिक छत्तीसगढ़ हैं। संजय जी, मेरा पहला सवाल आपसे, दो सिरे हैं इस पूरे मामले के। तेज रफ्तार की जब बात आती है तो यहां पर सिस्टम की क्या भूमिका है और जो गाड़ी चला रहा है उसकी कितनी जिम्मेदारी है? जो गाड़ी चला रहा है उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वो नियंत्रित गति से वाहन चालन करे, और सिस्टम की जिम्मेदारी ये है कि जो निर्धारित गति है उससे कहीं वायलेशन हो रहा है और स्पीडिंग हो रही है तो उसके खिलाफ में चालानी कार्रवाई करे। और जो ये कार्रवाई है, आपने दो चीजें कही इसके पहले कि ट्रैफिक फोर्स की कमी, इंस्पेक्टर्स की भी कमी वगैरह वगैरह, तो इसको अब इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के मोड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कर रही है। और ऑलमोस्ट सारे शहरों, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी और बाकी दूसरे राज्य भी शामिल हैं, वहां इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जा रही है, जिससे एक्सीडेंट प्रोन रोड स्ट्रेचेस में, स्पेशली पहले प्रोजेक्ट के रूप में जी, जहां पे स्पीड निर्धारित से अधिक कोई गति चलाएगा तो उसके चालान जनरेट होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी, जो पीटीआरआई की रिपोर्ट है वो इस बात में चिंता पैदा करती है कि जो 70% यानी 75% जो सड़क हादसों में मौत हो रही है वो स्पीडिंग की वजह से हो रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश राज्य में जैसा सेटअप होना चाहिए स्पीड पर निगरानी रखने के लिए, कैमरे होने चाहिए जो स्पीड को लोकेट करते हैं, स्पीड को कैप्चर करते हैं, जैसे हम दिल्ली में देखते हैं, बड़े शहरों में देखते हैं। क्या मध्य प्रदेश में यह सिस्टम पर्याप्त है? पूरे देश में अधिकांश स्थानों में अपर्याप्त होने के कारण ही अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया ऑलमोस्ट सारे राज्यों को। और इस साल के, इस वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पश्चात में आप पाएंगे कि नॉट ओनली एक दो स्टेट बल्कि पूरे देश में जो दुर्घटनाजन सड़क खंड है वहां पे स्पीड कैमरे लगेंगे और उन पे प्रभावी प्रवर्तन से निश्चित रूप से इसमें कुछ कमी आएगी। चलिए आते हैं संजय जी आपके पास। ज्ञान प्रकाश जी का यहां पर रुख करते हैं। ज्ञान प्रकाश जी, अगर स्पीडिंग की बात करें या फिर रोड सड़क एक्सीडेंट्स की हम बात करें तो उसमें जो सड़कों के ब्लैक स्पॉट्स हैं, क्योंकि ये जानकारी भी सामने है कि 500 से ज्यादा ब्लैक स्पॉट्स मध्य प्रदेश की सड़कों में हैं, हादसों की बड़ी वजह है। इन्हें कैसे दूर किया जाए और ये घटने के बजाय बढ़ रहे हैं? जी हाँ, देखिए, जो रोड सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट नेशनल हाईवे पे हो रहे हैं, जिसके लिए मेरी याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में चल रही है। जी, नेशनल हाईवे पे ट्रैफिक कंट्रोल करना सेंट्रल गवर्नमेंट हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, राज्य का विषय नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर रोड टैक्स लेती है, 1.25 लाख करोड़ रुपए का रोड सेस लेती है। तो नेशनल हाईवे पे ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कानून का नाम है कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवेज लैंड एंड ट्रैफिक एक्ट 2002, जो इसका केंद्र सरकार को ट्रैफिक कंट्रोल करना चाहिए, नहीं कर रही है और राज्यों के ऊपर अपनी जिम्मेदारी टाल देती है। जहाँ तक स्पीड का सवाल है, आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं हाई स्पीड की वजह से होती। ये बात भी पूरी सही नहीं है, क्योंकि ये आंकड़ों के लिए स्पीड का मेजरमेंट कहीं नहीं किया गया है। अच्छा, और इनको दुर्घटनाओं के अगर आंकड़ों के अनुसार देखें तो दो मुख्य बिंदु हैं। सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल्स, करीब 48% मोटरसाइकिल्स मर रहे हैं जी, और दूसरा है पैदल चलने वाले, करीब 20% लोग पैदल चलने में मर रहे हैं जी। तो पहले मैं इन दोनों बिंदुओं को ही लूँगा, जो कि समस्या मुख्य है। पैदल चलने में सबसे ज़्यादा लोग, ट्रैफिक साइन गलत है जिसमें लिखा गया है कि बाएं तरफ चलिए। बाएं तरफ लोग चलते हैं, बाएं तरफ वाहन चलते हैं, पीछे से गाड़ी ठोक देते हैं। इसलिए आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं और मौतें पीछे से टक्कर में हुई हैं। ये सरकार के आंकड़े बता रहे हैं जी। इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर करी हुई, जिसमें कि बताया है कि नेशनल हाईवे सेफ्टी कोड के अनुसार पैदल वाहनों से उल्टा वाहनों को देखते हुए चलना है। अंतर्राष्ट्रीय कानून भी यही है, इंग्लैंड के हाईवे सेफ्टी कोड में भी लिखा गया है। दोपहिया वाहनों की स्थिति क्या है, आप उस पर भी बताने वाले हैं? जापान के कानून में, ट्रैफिक एक्ट में भी लिखा गया है। जी,
अच्छा, तो महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि पैदल चलने के लिए आज तक कोई कानून नहीं है और भारत में आज तक कोई ट्रैफिक रूल नहीं है। सबको गलत बताया जाता है ट्रैफिक रूल फॉलो करो, जबकि आज तक कोई ट्रैफिक रूल है ही नहीं भारत में। बहुत इंपॉर्टेंट बात की तरफ आपने ध्यान आकर्षित किया है। हम सीधे कमल सोई सर का रुख करेंगे। आते हैं सर आपके पास, सभी मेहमानों से प्रतिक्रिया ले लें। हम कमल सोई सर का यहाँ पे रुख करेंगे। ये जो रिपोर्ट सामने आई है पीटीआरआई की, सर इसमें एक और पहलू है। ये रिपोर्ट ये बताती है कि शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में हादसे ज्यादा हो रहे हैं, वहां पर लोग ज्यादा हादसों का शिकार हो रहे हैं। तो इसकी वजह आप क्या देखते हैं? हम देखते हैं ग्रामीण इलाकों में सड़कें संकरी होती हैं, अंधे मोड़ होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स की कमी होती है, ना के बराबर है ट्रैफिक सिग्नल, और वहां पर ओवर स्पीडिंग की गुंजाइश इसलिए बन जाती है कि सड़कें अमूमन खाली रहती हैं, अचानक से वाहनों की टक्कर हो जाती है, अचानक से वाहनों का नियंत्रण खो जाता है। क्या इसकी वजह देखते हैं आप? अनंत जी, ये जो सड़क सुरक्षा है, अब इसको ना हर एक आदमी अपना एक्सपर्ट फील्ड समझ बैठा है। हर एक आदमी इसका डॉक्टर बन गया है, हर एक आदमी इसके ऊपर लेक्चर देना शुरू कर दिया है। सड़क सुरक्षा एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है और साइंटिफिकली ही लेना चाहिए। इसमें जो मेन बिंदु है उसमें 5 M है, मैन, मशीन, मीडियम, मेडिकल केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑल दिस। मैन इज द ड्राइवर, जो ड्राइवर है, जो मशीन के पीछे बैठा है। मशीन है जिसको हम चलाते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर है चाहे वो 4 व्हीलर है। और मीडियम है वो सड़क जिसके ऊपर ये चीज चलती है। जब मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो वहां से एक मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर पकड़ा गया था जिसके पास से 200 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली थी। मतलब कि लाइसेंस ऐसे दिए जाते हैं जैसे चने बांट रहे हो। जब लाइसेंस ऐसे दिए जाते हैं, फिटनेस ऐसे दी जाती है, मूविंग कॉफिन्स को अलाउ किया जाता है सड़कों पर मूव करने के लिए, तो ना तो जो चलाने वाला वो स्किल्ड है, ना गाड़ियां जो चलनी चाहिए वो स्किल्ड हैं, और ना ही जो सड़कें हैं वो सही हैं। अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है हिंदुस्तान में जो लैकिंग है, और मध्य प्रदेश में खासतौर पर जब हमने स्टडी किया है, कि इन्फोर्समेंट की बहुत कमी है जी। मेरे एक सज्जन कह रहे थे कि जी ये नेशनल हाईवे का सब्जेक्ट है जी, शायद कुछ जानकारी में इनकी मैं वृद्धि कर दूं कि ये जो मोटर व्हीकल एक्ट है ये कंकरेंट लिस्ट में आता है, और इसका स्टेट्स का ही अधिकार है इसके ऊपर, और लॉ एंड ऑर्डर इज ए स्टेट सब्जेक्ट। और ये अगर आप ये सोचो कि नेशनल हाईवे के ऊपर कोई कानून तोड़ता है तो ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। ये कोई नेशनल हाईवे को इंडिया में NHT ऐसे नहीं है जैसे US में है कि वो नेशनल हाईवे ट्रांसपोर्ट सेफ्टी अथॉरिटी बना दी कि जो उसका ख्याल रखेगी। इंडिया में वो ऐसा सिचुएशन नहीं है, इसमें स्टेट ने ही देखना है। और मैं हमेशा ही कहता रहा हूं अपने जहां भी मैंने अभी तक किया है कि इन्फोर्समेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ह्यूमन बिहेवियर जो है इसको चेंज करने के लिए इन्फोर्समेंट बहुत जरूरी है। और इन्फोर्समेंट, जब इन्फोर्सिंग एजेंसीज ही, जब आप कह रहे हो कि 3400 लोग हैं, ITS सिस्टम का, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स का हम प्रयोग कर नहीं रहे हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में या हिंदुस्तान में कहीं किसी और जगह पे भी, तो इसलिए जो दुर्घटनाएं जो हो रही हैं, जो दुर्घटनाएं नहीं है, ये मैन मेड मर्डर्स हैं। क्योंकि जब हमें पता है कि ड्राइवर सही नहीं है, गाड़ी सही नहीं है, सड़कें सही नहीं है, तो हम इसको दुर्घटना कैसे कह सकते हैं? दिस इज नॉट एन एक्ट ऑफ गॉड, दीज आर मैन मेड मर्डर्स। और इसके लिए ये जो मैंने तंत्र बताए हैं आपको, पांचों के पांचों तंत्र जो जिम्मेदार हैं, हम जब तक लाइसेंसिंग इशू, लाइसेंस जिसको देना है, जिसको स्किल ड्राइवर को नहीं देंगे, चलती फिरती, जब इन्होंने बोला, अभी पहले सज्जन बोल रहे थे कि 48% जो सड़की दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु है 2 व्हीलर्स की है। सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि यही नेशनल की रिपोर्ट पे यही है। लेकिन उनको मारने वाला कौन है? उनको मारने वाला तो वो एक पब्लिक सर्विस व्हीकल है, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, जो ट्रक्स हैं, जो ट्रेलर्स हैं, जो पिकअप वैन्स हैं, जो ओवर स्पीड ड्रिवन ट्राले हैं, वो इनको मारते हैं। और इनकी कमी क्या है? इन्होंने हेलमेट पहना नहीं होता। इन्फोर्समेंट वाले है नहीं। ह्यूमन बिहेवियर को जब तक हम टारगेट नहीं करेंगे, जब तक इन्फोर्समेंट, जिस भी देश ने या प्रदेश ने सड़की दुर्घटनाओं में कमी लाई है, वो सिर्फ और सिर्फ इन्फोर्समेंट के बलबूते पर ही लाई है। जब तक इन्फोर्समेंट ढंग की नहीं होगी तो ये सड़की दुर्घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण बातें बहनों के सुहाग उजड़ते रहेंगे, और ये जो तांडव है, मौत का तांडव, ये चलता रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण बातें कमल जी आपने कही हैं। हम सीधे शैलेश जी का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। शैलेश जी, जो आप
हमसे जुड़ा मामला है। हमसे जुड़ा मामला मतलब जिसमें सिस्टम भी इन्वॉल्व है, लाइसेंसिंग की प्रोसेस के ऊपर सवाल उठाए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अमूमन जब लाइसेंस जारी किया जाता है, पहले लर्नर्स लाइसेंस जारी होता है, उसके बाद पक्का लाइसेंस बनता है, लेकिन क्या जो पैरामीटर्स सेट किए गए हैं वो काफ़ी हैं मौजूदा समय के हिसाब से, और क्या उन पैरामीटर्स का पालन किया जाता है? क्या ये देखा जाता है, सुनिश्चित किया जाता है कि जिस व्यक्ति को लाइसेंस जारी हो रहा है वो ड्राइविंग के काबिल है भी या नहीं, या फिर सिस्टम में ऐसे लूप होल्स हैं कि जो लोग काबिल नहीं हैं उनके पास भी लाइसेंस जा रहे हैं? देखिए, ये बहुत सीरियस पॉइंट है, बिकॉज लाइसेंस एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जो आपको अलाउ करता है कि आप सड़क पर गाड़ी चला सकते हैं। नंबर एक, लाइसेंस को इतनी प्रभावशाली तरीके से हमें डेजिग्नेट करना है। जैसे अगर आप एयरफोर्स को देखते हैं तो पायलट हेलीकॉप्टर का भी है, पायलट कैरेज वे के प्लेन का भी है, पायलट MiG-27 का भी है, पायलट सुखोई का भी है। बट चारों पायलट का जो माइंड सेट है या ब्रेन क्वालिटी है डिफरेंट होती है। चारों पायलट हैं बट चारों का सेगमेंटेशन अलग है। सेम वे जो यहाँ पर मोपेड का लाइसेंस लेता है वो 100 सीसी बाइक भी चला सकता है, 350 भी चला सकता है, वो सुपर बाइक भी चला लेता है जी। तो पॉइंट यहाँ पर सेग्रीगेशन कोई चैप्टर ही नहीं है। आपके पास एक छोटी कार 800 सीसी का भी लाइसेंस है और आपके पास वही गाड़ी आप 3000 सीसी की भी चला सकते हैं सेम लाइसेंस पे, जबकि ये प्रैक्टिकली बहुत फिजिबल नहीं है। इसी वजह से आपके पास एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसी वजह से डेथ हो रही है। 30 लोग जो भी आपने बताए, 30 लोग जो सुबह घर से निकलते हैं शाम को घर नहीं आते मध्य प्रदेश में, राइट। सेम केस भारत में है, 500 लोग सुबह घर से निकलते हैं वापस घर नहीं आते। रीजन उसके पीछे क्या है? रीजन कुछ नहीं है, रीजन ये है कि लाइसेंस प्रणाली ठीक नहीं है। आपने एक LMB बना दिया है, एक HMB बना दिया है और ऐसे ही आपने कॉमर्शियल व्हीकल बना दिया है। सेम फंडामेंटल है, जबकि हर गाड़ी का जो इंजीनियरिंग है फर्क है, हर गाड़ी का ऑपरेशन अलग है, हर गाड़ी का रिएक्शन टाइम अलग है, हर गाड़ी का जो रिएक्शन पैटर्न है वो अलग है, लेकिन ह्यूमन एक ही है। तो क्या हमारे पास ऐसी प्रणाली है कि सुपर बाइकर का अलग लाइसेंस हो, 100 सीसी बाइकर का अलग? जी, चेक करवाते हैं सर। देखिए जरा कमल जी को आवाज नहीं आ रही है, आवाज उन तक पहुंचे, चेक कीजिए। जी हाँ, अपनी बात जारी रखें शैलेश। हाँ, पॉइंट यहाँ पर यह कि प्रणाली सब ठीक है, लोग चाहते हैं जो आपके अथॉरिटी में बैठे हैं वो भी लोग सही है, कोई गलत नहीं है यहाँ पे। अभी आपने किसी को बोला कि 100 करोड़ 400 करोड़ घर पे पैसे मिले, एक दो लोग ऐसे होते हैं बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। वहां पर बहुत सिंसियर अप्रोच है। आप समझिए, हम जब बंदूक का लाइसेंस लेते हैं, वाई डू वी टेक लाइसेंस ऑफ अ बंदूक? क्यों? क्योंकि बंदूक एक बहुत सीरियस वेपन है। सेम एक गाड़ी चलाने के लिए हम लाइसेंस लेते हैं, मतलब गाड़ी भी एक प्रकार का वेपन है। आपके माइंड, आपका बॉडी रिएक्शन एकदम ठीक होना चाहिए, तभी आप लाइसेंस ले रहे हैं ना। अ व्हीकल इज अ वेपन इफ नॉट यूज्ड राइट। गाड़ी एक प्रकार का हथियार है अगर इसका आप सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं। नंबर आता हूं सर आपके पास, सर आता हूं आपके पास। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहां पर कही है। हम सीधे एक बार फिर से संजय शर्मा जी का यहां पर रुख करना चाहेंगे। संजय शर्मा जी, दो बातें इस डिस्कशन में निकलकर सामने आती हैं। इस समस्या के दो पहलू, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, एक हम खुद यानी कि जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, और दूसरा सिस्टम से जुड़ी बातें। अब जरा दोनों पर मैं आपसे बात कर लेता हूं। जो हम खुद हैं, कैसे लोगों को ट्रेन किया जाए? क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म विकसित किया जाए कि स्पीड को लेकर लोग खुद से जागरूक हों? और क्या केवल जागरूकता काफी है या इसके लिए कुछ और प्रावधान करने की जरूरत है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मेरा यह है, सिस्टम से जुड़ी जो खामियां हैं, अब आपके पास ट्रैफिक पुलिसमैन नहीं है तो ये कौन दुरुस्त करेगा? ये तो मैं नहीं कर सकता, ये तो गाड़ी चलाने वाला नहीं कर सकता, ये सरकार को, सिस्टम को करना होगा। अगर सिग्नलिंग की व्यवस्था, सिग्नल्स की व्यवस्था ठीक नहीं है तो ये कौन सुधारेगा? ये भी सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। अगर हमारे जो मार्क्स होते हैं, सेफ्टी से जुड़े जो मार्क्स होते हैं, सुरक्षा के जो चिन्ह होते हैं, अगर वो सड़कों पर नहीं है तो ये कौन सुधारेगा? ये भी जाहिर सी बात है, सिस्टम को सुधारने पड़ेंगे। तो एनफोर्समेंट की बात जो कमल सोई सर ने कही, उस दिशा में क्या होना चाहिए? दो पॉइंट्स पे मैं आपसे सवाल जाना चाह रहा हूं। ओके, आपने दो पॉइंट कही। पहला जो इन्फोर्समेंट की बात आप कर रहे हैं, मैन पावर की, यस, जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने कुछ मापदंड स्थापित किए हैं उसके मुताबिक लोग होने चाहिए, नंबर 1। दूसरा था, इसके जब तक नहीं होते तो एक दूसरा अच्छा विकल्प है कि इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग को ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए, और अभी वर्तमान में भारत सरकार कर भी रही है। पूरे देश में सभी बड़े स्टेट्स में, स्पेशली मध्य प्रदेश में उन्होंने काफी फंड्स वगैरह का प्रावधान किया है, और छत्तीसगढ़ सहित दूसरे और राज्यों में भी किया है। तो हर गली में, हर रास्ते में, हर मेन रोड में आदमी लगा के 24/7 प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा वायलेशंस को करने के लिए, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग को ज्यादा बेहतर करके इसको किया जा सकता है। दूसरा, सिस्टम की बात और कही आपने
लाइसेंसिंग की बात भी हुई, तो मैं उसमें अवगत कराना चाहता हूं कि अभी कई अलग राज्य, छत्तीसगढ़ के सहित में और दूसरे राज्य में भी ये व्यवस्था हो रही है कि जो लाइसेंसिंग देने का सिस्टम है उसको ऑटोमेटेड किया जाए। तो इसके लिए ऑटोमेटेड जो संजय सर, यहां पर थोड़ा सा टोक रहा हूं आपको। जो शैलेश ने बात कही कि कैटेगराइजेशन ठीक नहीं है, मुख्य तौर पर दो बिंदुओं में बांट दिया गया है, हैवी व्हीकल, लाइट व्हीकल। कैटेगराइजेशन की बात वो कर रहे हैं, क्या ये मुमकिन है? क्या ऐसा करना जरूरी है? वक्त की डिमांड है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें नथिंग, कोई इसमें यह नहीं है कि देखिए, बहुत भारी वाहन को और सामान्य वाहन को चलाने में अलग अलग स्किल्स की जरूरत पड़ती है। इसके बारे में गंभीरता से सोचा जा सकता है कि कैटेगराइजेशन वगैरह होगा तो ज्यादा बेहतर हम डिस्क्रिमिनेट कर सकेंगे। और इसके लिए ही जो सा मैंने बताया आपको कि ऑटोमेटेड ट्रैक एक बनाया जा रहा है और इसमें अलग अलग प्रकार के वाहन जो चलाने वाले हैं उनकी स्किल्स देखे जाएंगे और फिर सिस्टम इंडिविजुअल का मैनुअल इंटरवेंशन इसमें कम होगा तो निश्चित रूप से सही ड्राइवर ही इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। कमल सोई जी का यहाँ पर मैं रुख करना चाहूंगा। कमल सोई जी, आप जो बात शैलेश ने कही कि हर व्यक्ति हर व्हीकल नहीं चला सकता, ये तो बात हुई कैपेबिलिटी की कि चलाने की क्षमता है या नहीं है, वो काबिलियत है या नहीं। लेकिन जब ऐसे मसले आते हैं तो मेरा एक बिंदु ये भी होता है कि हर व्यक्ति स्पीड पर, व्हीकल पर अलग तरीके से उसका माइंड रिएक्ट करता है। क्या हमें कोई ऐसा पैरामीटर भी सेट करना चाहिए टेस्टिंग के अंदर कि व्यक्ति का रिएक्शन क्या है स्पीड को लेकर, जजमेंट को लेकर, वो कैसे सोचता है, वो कैसे समझता है? क्या ये पैरामीटर भी स्थापित होना चाहिए, ये भी शामिल करना चाहिए? दूसरा, तकनीक कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है आज के दौर में, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में खासकर? अनंत, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछे हैं। इसमें बिल्कुल सही है कि ये दोनों डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। हैवी व्हीकल डिफरेंट सेगमेंट है और लाइट कमर्शियल व्हीकल जहाँ स्कूटर मोटरसाइकिल डिफरेंट सेगमेंट है। अब हम जैसे लाइसेंसिंग की बात करते हैं तो हमारे देश में चाहे मैं 2012 से इसके पीछे लगा हूं कि ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक होने चाहिए, लेकिन ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक भी जो हम बना रहे हैं वो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के लिए या कारों के लिए बना रहे हैं। उसके लिए हैवी व्हीकल्स की टेस्टिंग के लिए हम नहीं बना रहे। हम हमारी टोटल जो रोड सेफ्टी है ना, ये पॉलिटिक्स के आसपास घूमती है कि लाइसेंस तेरे घर में आ जाएगा। अरे ये लाइसेंस कोई चने हैं आप घर में भेज दोगे? इसको टेस्टिंग करनी चाहिए प्रॉपर। अब यूएस कनाडा में जब हम जाते हैं तो जब किसी को ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है तो उनके घर में सेलिब्रेशंस होती हैं, पार्टी होती है। कोई गेटिंग ए ड्राइविंग लाइसेंस इज वेरी टफ देयर। आई एग्री विद शैलेश कि जब आप एक किसको गन का लाइसेंस दे रहे हो तो गन का मतलब ये तो गन से भी ज्यादा, ये तो AK-47 आपने दे दी किसी को, ड्राइवर को, जो गाड़ी लेके 50 बंदे साथ में लेके जा रहा है। और मैंने देखा है इंदौर में एक पीछे हादसा हुआ था जिसमें 40 लोग मारे गए थे। अब ये क्वेश्चन है, हमने बड़ा कोशिश करके जो कमर्शियल वाहन है उनमें स्पीड गवर्नर का प्रावधान किया कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर स्पीड गवर्नर लगा दिए जाए, कि जैसे पहले ही उसको रेगुलेट कर दिया जाए इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के मुताबिक। जैसे किस जोन में वो पहुंचेगी स्पीड तो उसी से वेरिएबल स्पीड गवर्नर्स लगवा दिए गए। मैंने अमेरिका में तो ये सक्सेसफुल कर दिया। अमेरिका में एंथनी फॉक्स थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, उन्होंने हमारी बात मानी और वहां पे अमेरिका में चालू हो गया। लेकिन हिंदुस्तान में वो सिर्फ किताबों में रह गया। अब वो अगर वो लागू हो जाता तो कमर्शियल वाहनों की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर हो जाती। जब स्पीड कम होती तो ये सड़की हादसे जो पता है 40 से 45% ये कमर्शियल वाहन कर रहे हैं। इनके ड्राइवर्स को, जैसे वो शायद वो बोल रहे थे कि ड्राइविंग सीखता कैसे है, वो लोग क्लीनर, पहले क्लीनर होता है, क्लीनर होके वो गाड़ी साफ करता है, रात को उसको दे देते हैं। हमने उस्ताद जी सिखा देते हैं, उस्ताद जी सिखाते हैं, रात को हाथ साफ करवाते हैं उसका। मैं आता हूं कमल सर, क्योंकि समय की कमी, शैलेश के रिएक्शन में यहाँ पे लास्ट मैं कमेंट देना चाहता हूं। हमने सत्यमेव जयते में एक प्रोग्राम किया था, उसमें मेरी भागीदारी थी। हमने 10,000 ड्राइवर्स का स्टडी की फ्रॉम बड़ौदा टू मुंबई, और हमने ड्राइवर्स को पूछा कि गाड़ी कैसे चलाते हो रात को। कहते रात को हम गाड़ी कहां चलाते हैं, रात को तो गाड़ी अपने आप ही चलती है। मतलब है कि दे डोंट टेक दिस ड्राइविंग जॉब सीरियसली, तभी वो लोगों को मारते हैं। शैलेश, हाँ, जो आप इसमें अब कानूनी पहलू में एक आपसे सवाल करना चाहता हूं कि ये जो सजा का प्रावधान है, लोगों के मन में जो जिनसे एक्सीडेंट्स होते हैं या फिर जो लोगों को जिंदगी ले लेते हैं, यहाँ पर है हाई स्पीडिंग का केस बन जाएगा आपके ऊपर, नेग्लिजेंस ड्राइविंग का आपके ऊपर केस बन जाएगा। क्या आपको लगता है कि अब ये समय आ गया है कि जब एक दिन में 30-30 मौतें हो रही हैं तो उसको थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रीट किया जाए,
कानूनों को, प्रावधानों को थोड़ा सा और सख्त किया जाए? और लगते हुए आपसे एक सवाल और, क्या ड्राइविंग लाइसेंस देते वक्त एक साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग की भी जरूरत है? एब्सोल्युटली साइकोलॉजिकल तो मैंने सबसे पहले बोला कि आपका मेंटल स्टेट क्या है गाड़ी चलाने का। प्रैक्टिकली एक मशीन वो हथियार है आपके हाथ में। अगर आप इंसेन हैं, अगर आपका दिमाग सही स्थिति में नहीं है, तो आप गाड़ी लेते ही किसी ना किसी को कुचल सकते हैं, मार सकते हैं। और जहां तक ये बात आती है अटेम्प्ट टू मर्डर या मर्डर, तो प्रैक्टिकली मैं शुरू से एंडोर्स कर रहा हूं। आपको पता है कि आपके हाथ में गाड़ी है, ओवर स्पीडिंग से आप किसी की हत्या करते हैं। अगर मैं किसी को मुक्का भी मारता हूं ना, ये मुक्का, सो वो भी कितना तेजी से लगता है, और 2500 3000 किलो की गाड़ी तो हिट भी करती है तो डेफिनेटली वो मरेगा। तो ये कॉमन सेंस है एक आदमी की। बिकॉज अभी सोहित सर ने बोला कि रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, द डे मैं रियलाइज कर लूंगा कि मेरा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर किसी घर का चिराग खत्म नहीं करेगा, मैं एक एक दायित्व लेके चल रहा हूं सड़क पे, ये मेरा नेशनल इंटीग्रेशन है, ये मेरा नेशनल कैरेक्टर है कि लाल बत्ती आती है मैं रुकता हूं। लेन ड्राइविंग का कैरेक्टर है। जैसे हम बचपन में 100 मीटर दौड़ते थे तो ट्रैक बना होता था। ट्रैक का मतलब ये कि मैं अपनी लेन में दौड़ रहा हूं, मुझे कोई ओवरटेक नहीं कर रहा, या मेरे को कोई अंडरटेक नहीं कर रहा, कोई ट्रैक भी चेंज नहीं कर रहा। सेम वे लेन ड्राइविंग है, आपको एक कंडीशन दे दी कि आपको इसमें चलना है। जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। जी शैलेश, मैं कहना चाह रहा हूं, आप लेन ड्राइविंग की बात कर रहे हैं, शहरों में तो ये बात मुमकिन लगती नहीं कि गांव की सड़कों में तो व्हाइट लाइन ही नहीं खींची होती, कई इलाके ऐसे भी हैं। खैर शैलेश, समय की कमी है, मैं आता हूं। शैलेश, मैं माफी चाहूंगा आपसे, आप बहुत सारी बातें आपने कही हैं। ज्ञान प्रकाश जी की चलते चलते एक प्रतिक्रिया मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा। ज्ञान प्रकाश जी, आपका क्या सुझाव है, कैसे रोका जा सकता है? अपनी बात कहें और थोड़ा समय कम लीजिएगा। जी हाँ, मैं ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बताऊं। हमारे यहाँ ड्राइविंग स्टैंडर्ड नहीं है। सबसे बड़ी समस्या मोटर साइकिल एक्सीडेंट्स की, उसमें केवल 2 ही कैटेगरी, विद गियर विदाउट गियर, जबकि 15 कैटेगरी हैं इसमें, L1 to L7 मोटरसाइकिल कैटेगरी, और उसमें सब कैटेगरी है। यूके में, यूनाइटेड किंगडम में ड्राइविंग एंड व्हीकल स्टैंडर्ड्स एजेंसी है। ड्राइविंग के स्टैंडर्ड हमारे देश में नहीं है, भारत सरकार की गलती है। उनको ड्राइविंग स्टैंडर्ड बनाना चाहिए। आज अब मोटरसाइकिल विद गियर से वो स्पोर्टी मोटरसाइकिल, हेवी मोटरसाइकिल चला रहे हैं। इस तरह ड्राइविंग स्टैंडर्ड्स हमारे देश में नहीं है जी, जो भारत सरकार को बनाने चाहिए। समय की समाप्ति। ज्ञान प्रकाश जी, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं बीच में। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस चर्चा का जो निचोड़ है, सार है, वो ये है कि जिम्मेदारी हमारी भी बनती है जिनके पास गाड़ी चलाने का अधिकार लाइसेंस के रूप में है, और जिम्मेदारी सिस्टम की भी बनती है कि उसको अपना पार्ट, जो उसका अपना रोल है इस पूरी व्यवस्था के अंदर, वो भी और कारगर तरीके से निभाना पड़ेगा। तभी इन हादसों से निजात मिल पाएगी। जिम्मेदारी हमें भी समझनी है, और जो जिम्मेदारियां कानून ने एजेंसीज को दी हैं उन्हें भी पूरी तरह सड़क पर उतारना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ, खबरें जारी।